अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। नए देखने वाले नाजरीन के लिए थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। आज हमारी 4th एपिसोड है और बेसिकली हम एग्रीकल्चर शो कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर को किस तरह से लोग सीख सकते हैं और इससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं या इसको अपना एक प्राइमरी कारोबार का सोर्स बना सकते हैं। एग्रीकल्चर कहा जाता है बर्ड फार्मिंग को, बर्ड्स की, परिंदों की फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहा जाता है। जैसे ज़रात को अगर हम जब पौधों की ज़रात करते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी तरह बर्ड फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो डिफरेंट एपिसोड्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप बर्ड फार्मिंग को सीख सकते हैं, किस तरह से इसका फ़ायदा उठा के इससे एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयरिंग। पेयरिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लबर्ड ब्रीडिंग के हवाले से। लबर्ड ब्रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो पेयर है वो आपका आपस में बॉन्ड हो जाए या उसकी पेयरिंग हो जाए। लबर्ड जब पेयर हो जाता है, एक जोड़ा मेल और फीमेल आपस में बॉन्डिंग हो जाती है तो वो आसानी से ब्रीड करता है और रेगुलर ब्रीड करता रहता है जब तक उसकी सेहत अच्छी है या जब तक वो ज़िंदा रहता है। तो लबर्ड फार्मिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट है वो पेयरिंग का है। और पेयरिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बर्ड की हम कहते हैं कि हमें पता हो कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। लवबर्ड के बारे में एक बड़ी यानी दिलचस्प बात यह है कि फिज़िकली लवबर्ड को देखने से हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। देखने में फिज़िकली मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो हमें इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से हम पहले इसकी पता करते हैं और करने के बाद हमें जब कंफर्म हो जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है तो फिर हम इसकी पेयरिंग की तरफ चलते हैं। जी सबसे पुराना एक तरीका ओल्ड स्कूल मेथड जिसको हम कहते हैं वो जोड़ों को चेक करके किया जाता है। पेल्विक जो बोन है वहाँ पे फील करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके जोड़ कैसे हैं। अगर जोड़ तंग होंगे, नोकीले होंगे तो वो मेल होगा, और अगर उसके जोड़ खुले होंगे और कम नोकीले होंगे और गोल होंगे तो उसको फीमेल समझा जाएगा। ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है। पहले लोग बेसिकली इस तरीके से पेल्विक जो जॉइंट्स हैं उनको चेक करते होते थे कि ये मेल है या फीमेल है। इसके अलावा एक पेंडुलम मेथड है जो काफ़ी लोग यूज़ करते रहे हैं। बेसिकली पेंडुलम मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक रिंग को धागे से बांध देते हैं या हम एक सुई को धागे से बांध देते हैं और उसको हम ऐसे करके बर्ड के ऊपर लटका देते हैं। तो अगर वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाए जिसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं तो इसको मेल समझा जाता है, और अगर वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाए तो उसको हम समझते हैं कि ये फीमेल है। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि हम भी जब कभी बाल बना रहे हों और हम कंघी कर रहे हों, जब बाल ब्रश कर रहे हों तो हमें थोड़ा सा करंट सा फील होता है समटाइम्स। वो मैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो आपकी जो आप मेटल का रिंग या कोई सुई आप धागे से बांध के लटका देते हैं ऊपर, तो वो उन बालों में उन मैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो मूव करता है, और अगर वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो वो मेल है, और अगर वो राउंड मूव कर रहा है तो वो फीमेल है। इसके अलावा जी एक और तरीक़ाकार फ़िज़िकल अपीयरेंस का है। कुछ लोग फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के जज करने की कोशिश करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मोस्टली देखा गया है कि जो फीमेल होगी, आप अगर एक पेयर को गौर से देखें तो फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी ज़रा साइज़ में बड़ी होती है। मेल के कंपैरिजन में उसका हेड साइज़ बड़ा होगा, वो थोड़ी सी मोटी होगी। मेल जो होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा पतला होगा, हेड साइज़ उसका छोटा होगा। इसके अलावा फ़िज़िकली आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जो फीमेल्स होंगी वो थोड़ी स्लो होंगी, स्लगिश होंगी, और जो मेल होगा वो ज़्यादा चर्पी होगा, वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा उसका में उछल कूद ज़्यादा हो रही होगी। तो आप बेसिकली बर्ड वॉच करते हैं, बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कुछ अरसे बाद आपको फील होना शुरू हो जाता है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से जज करना शुरू हो जाते हैं कि ये एक्टिविटी मेल वाली एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी फीमेल वाली एक्टिविटी है। इसके अलावा बैठने का एक स्टाइल होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो नॉर्मली अपने पाँव को खोल के बैठेंगी, तो वो थोड़ा खुले पंजों के साथ स्टिक के ऊपर बैठती हैं, और जो मेल होता है वो ज़रा थोड़े बंद पंजों के साथ स्टिक पे बैठता है। तो ये बेसिक तरीके हैं जिनसे आप जज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मेल है या ये फीमेल है।
लेकिन ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये अथेंटिक हैं। इनमें कुछ तरीके हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि सक्सेस रेशो 60%, किसी में 50%, किसी में 70%। और मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको कहूँ कि ये टूणे और टोटके और तुक्कों के अलावा इसमें इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है, तो ये भी ऑब्वियसली ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं होगी। तो हम देखें एज बिज़नेस जब लबर्ड फार्मिंग को लेके चल रहे हैं तो हमें ये ज़हन में रखना है कि एक सीज़न के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लबर्ड का एक पेयर हमें 3 से 4 क्लच देगा। एक क्लच ये होता है, एक ब्रीडिंग साइकिल को हम एक क्लच कहते हैं, 3 महीने में एक ब्रीडिंग साइकिल पूरा होता है। तो अब अगर हम 3 से 4 क्लच एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पेयर से एक माह में, तो सॉरी एक सीज़न में, तो मतलब अगर हम एक क्लच भी ज़ाया कर जाएं या हमारे 2 क्लच ज़ाया हो जाएं इस झंझट में, इस पहचान में कि हम समझ रहे हैं कि जी हमने चेक कर लिया है और ये मेल और फीमेल है, ये पेयर है, और 2 माह 3 माह ज़ाया करने के बाद आपको पता चले कि नहीं ये तो दोनों ही फीमेल्स थी या तो ये दोनों ही मेल थे, तो आपकी इनकम ज़ाया होगी। अगर हम एक क्लच भी ज़ाया करते हैं आउट ऑफ 3 और 4, तो आप ये समझें कि आपकी जो सालाना आमदन है आपके फार्म की, उस जोड़े की पर्टिकुलरली आप उसका 25% या 30% आमदनी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी बजाय सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो डीएनए टेस्टिंग है। पाकिस्तान में बहुत सारी डीएनए टेस्टिंग लैब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप बर्ड्स के फेदर को निकाल के उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, और डीएनए टेस्ट की सूरत में हमें ऑथेंटिकली पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप हमेशा जब भी नए बर्ड्स को पेयर अप करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले प्रॉपर प्रोफेशनल करें, उनके बर्ड्स के सैंपल को लैब्स में भिजवाएं, डीएनए टेस्ट करवाएं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। टाइम इज़ मनी। हमारा 1 क्लच या 2 क्लच ज़ाया होने का मतलब है कि हमारी 25% या 50% आमदन जो उस पेयर से हमने एक सीज़न में कमानी है वो हम लूज़ कर देंगे। तो इस चीज़ पे ख़ास फोकस रखें। कुछ लोग घबराते हैं या कुछ लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीएनए टेस्ट जो है वो आपको 650 से 700 रुपये में कॉस्ट करता है पर बर्ड, तो लोग वो 1500 रुपये डीएनए टेस्ट की बचाने की लालच में ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि वो 30, 40, 50 हज़ार, और अगर आप महंगे बर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं तो 1, 2, 3 लाख रुपया भी एक क्लच ज़ाया होने की शक्ल में लूज़ कर रहे हैं। और 1500 रुपया खर्च के आप अपने एक क्लच को अगर सिक्योर करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वुड बी वेरी सेंसिबल। और वैसे भी प्रोफेशनल लबर्ड फार्मिंग में यू हैव टू डू एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली। चलें जी, अब आपको समझ आ गई कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पेयरिंग की तरफ। पेयरिंग, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया कि पेयरिंग एक बड़ा टेक्निकल काम है। लबर्ड फार्मिंग में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेयरिंग है। अच्छी पेयरिंग, किस बर्ड को हमने किस बर्ड से लगाना है, कि अगर हम अपने बर्ड्स के क्वालिटी फीचर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसको किस से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और हम कौन सी म्यूटेशन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो किस म्यूटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी 2 म्यूटेशंस को हम आपस में लगाएं तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और म्यूटेशंस की डिटेल्स हैं, ये आने वाली एक साथ में इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं बेसिक पेयरिंग के बारे में। बेसिक पेयरिंग, लबर्ड को हम लबर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करता है। लबर्ड लाइक्स टू चूज़ इट्स ओन पार्टनर। आप किसी भी लबर्ड को किसी भी फीमेल लबर्ड के साथ छोड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में पेयर हो जाएं या बॉन्ड हो जाएं। अगर लबर्ड को पार्टनर पसंद आएगा तो वो पेयर अप होगा, अगर पार्टनर पसंद नहीं आएगा तो वो पेयर अप नहीं होगा। और पेयरिंग पे अगर हम तवज्जो शुरू में नहीं देते सीजन स्टार्ट के ऊपर तो हमारा अगेन बहुत सारा वक्त ज़ाया हो सकता है। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि 3 से 4 क्लच हमने लेने हैं, और अगर हम पेयरिंग को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करें तो हमारा एक आध क्लच इस सिलसिले में भी ज़ाया हो सकता है। सबसे जी बेस्ट तरीका पेयरिंग का है नेचुरल पेयरिंग। आप मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि लबर्ड को लबर्ड इसलिए कहा जाता है कि अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करता है। आप एक फ़्लाइट केज में बर्ड्स को छोड़ दें, डिफरेंट मेल्स डिफरेंट फीमेल्स, एंड लेट देम चूज़ देयर ओन पार्टनर। जो मेल जिस फीमेल को खुद पसंद करे और ख़ुद सेलेक्ट करे, सबसे अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पेयर बॉन्ड हो गया है या हमारे बर्ड्स की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। लबर्ड्स की आदत है कि वो साथ स्टिक पे इकट्ठे बैठते हैं। समटाइम्स वो एक दूसरे का सर खुजाते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। दे आर वेरी प्लेफुल।
तो कुछ लोग इस साथ बैठने को और इस तरह आपस में जो वो प्ले अराउंड कर रहे होते हैं इसको समझ लेते हैं एज अ साइन ऑफ के ये बॉन्डिंग साइन है या ये आपस में बॉन्ड हो गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जब दो बर्ड्स आपस में इकट्ठे बैठ के एक दूसरे का सर खुजा रहे हों या एक दूसरे के साथ वो खेल रहे हों तो ये एक साइन ऑफ कोर्टशिप है। इसको हम कोर्टशिप कहते हैं। जैसे दो मर्द आपस में दोस्त मिलते हैं तो वो शेक हैंड करते हैं या काफ़ी दिनों बाद मिले तो दे कैन इवन हग टुगेदर। तो मतलब वो एक दोस्ती यारी है, वो कोर्टशिप है, उसको हम बॉन्डिंग नहीं कह सकते। लव बर्ड के अंदर पर्टिकुलर साइन ऑफ बॉन्डिंग इज़, इसको हम बोलते हैं माउथ फीडिंग, जिसको उर्दू में या हमारी बर्ड इंडस्ट्री में चोगा कहा जाता है। तो चोगा या माउथ फीडिंग एक कंफर्म साइन है। जब आप देखें कि एक मेल और फीमेल आपस में माउथ फीडिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यार इनकी बॉन्डिंग हो गई है। ऑब्वियसली अर्ली बॉन्डिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि आप देखें कि दो बर्ड स्टिक पे इकट्ठे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर एक बर्ड एक फीमेल को मेल रिजेक्ट कर रहा है या फीमेल मेल को रिजेक्ट कर रही है तो देखा ये गया है कि वो एक स्टिक पे भी कोशिश करेंगे कि नहीं बैठें, वो अलग-अलग स्टिक्स पे बैठेंगे। स्टिक के ऊपर अगर एक स्टिक लगी हुई है, मेल ऊपर बैठा हुआ है तो फीमेल नीचे पे जाके बैठ जाएगी, तो इकट्ठे बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। कुछ केसेस में दो फीमेल्स भी इकट्ठी बैठ जाती हैं और दो मेल्स भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो अगेन उस साइन ऑफ कोर्टशिप है। लेकिन हमने कोर्टशिप साइन के बाद देखना है कि वो चोगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया जी नेचुरल पेयरिंग। अब एक तरीका ये है कि हम सेलेक्टिव पेयरिंग करें। अब क्योंकि देखें जैसा शुरू की एपिसोड्स में हमने आपसे डिस्कस किया कि देयर डिफरेंट म्यूटेशंस, जितने जो म्यूटेशन जितनी कॉमन होगी उतनी सस्ती होगी और जो म्यूटेशन जितनी रेयर होगी, जितनी नायाब होगी, वो उतनी महंगी होगी। तो समटाइम्स हम अच्छी म्यूटेशंस डेवलप करने के लिए, डिफरेंट म्यूटेशंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी म्यूटेशंस को दो ख़ास किस्म के बर्ड्स को आपस में लगाएं। और क्योंकि वो बर्ड्स रेयर होते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी में भी अवेलेबल नहीं होते। समटाइम्स एक बहुत एक्सपेंसिव म्यूटेशन का हमारे पास एक ही मेल अवेलेबल होता है, तो हमने उसी मेल को पेयर अप करना है किसी खास बर्ड के साथ, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव पेयरिंग। सिलेक्टिव पेयरिंग का जो आसान तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एक खाली पिंजरे में मेल को छोड़ दें। मेल लव बर्ड का जो मेल होता है वो टेरिटरी डोमिनेंट होता है, तो जब वो अकेला आप उसको एक पिंजरे में छोड़ेंगे और वो एक 4-5 रोज़ उस पिंजरे में अकेला रहेगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मेरी टेरिटरी है, आई एम डोमिनेटिंग दिस टेरिटरी। तो उस पिंजरे में जब आप फीमेल को ला के छोड़ देंगे तो वो मेल डोमिनेंट फील करेगा, और जब वो डोमिनेंट फील करेगा तो उसके लिए उस फीमेल के साथ बॉन्ड अप करना रिलेटिवली आसान होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपने फीमेल को छोड़ दिया, अब फीमेल उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही या मेल को फीमेल पसंद नहीं आ रही और आपकी मजबूरी है कि आपने सिलेक्टिव पेयरिंग ही करनी है, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? आप अगर उनको छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि अगर वो आपस में लड़ नहीं रहे, आपस में अगर वो फीमेल को एग्रेसिव नहीं हो रही मेल के साथ, तो यू विल गिव देम सम टाइम। समटाइम्स पेयरिंग ओवरनाइट नहीं होगी, आपको टाइम लगता है, आप उनको दें सेटल डाउन होने के लिए हफ्ता दें। अगर वो आपको लगे कि बिल्कुल सेटल डाउन नहीं कर रहे, आप फीमेल को निकाल लें, मेल को उसी केज में रहने देना है। मेल टेरिटरी डोमिनेंट, आपने मेल को डिस्टर्ब नहीं करना। फीमेल को आप निकाल लें, उसको अलहदा रखें, उसको एक हफ्ता अलहदा रखें, मेल भी अलहदा रहे, फीमेल भी अलहदा रहे। वो बोर होंगे, जब वो बोर होंगे दोबारा फीमेल को छोड़ें वहाँ पे, हो सकता है कि दोबारा वो बोर होकर आपस में कनेक्ट कर जाएं। अगर कनेक्ट कर जाएँ बहुत अच्छी बात है। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फिर एक और आसान तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को, मेल फीमेल को, एक छोटे से पिंजरे में रखें और किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बाकी बर्ड्स ना हो, सिर्फ ये दो बर्ड्स हों और वहाँ पे बाकी इंसानों का भी आना जाना हो। जैसे आप अपने लाउंज में रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, तो उसमें जब वो इंसानों के बीच में वो बर्ड्स रहते हैं और उनको बाकी बर्ड्स नज़र नहीं आते या बाकी बर्ड्स की आवाज़ नहीं आती, तो इंसानों से घबरा के या उनको लगता है कि हमारी टाइप का बर्ड बस यही अवेलेबल है, तो उस सूरत में भी विद टाइम उनकी आपस में बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज़ अनदर गुड वे जिससे हम बॉन्डिंग करवा सकते हैं। अब इसमें जो सिलेक्टिव पेयरिंग में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो तरह के बेसिक मसाइल हैं।
एक प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ बर्ड्स कलर कॉन्शियस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रीन बर्ड है, हो सकता है उसको ग्रीन बर्ड पसंद हो, हम उसको पेयर करना चाह रहे हैं ब्लू बर्ड के साथ, तो ब्लू कलर का उसको इशू हो और वो उसके साथ बॉन्ड ना करना चाह रहा हो। या दूसरा एक इशू ये भी आ जाता है कि जब हमारा ब्रीडिंग सीजन आता है तो हम ब्रीडिंग कोर्सेज कराते हैं, हम उनको ब्रीडिंग वाइटामिन्स देते हैं, हम उनको वी पुट देम हाई ऑन कैल्शियम्स। तो उसके बाद फीमेल जो होती है वो ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो ज़्यादा जल्दी हीट पे आ जाती है, और अगर फीमेल ज़्यादा हीट पे आ जाए और मेल तब तक रेडी ना हो तो उस सूरत में फीमेल मेल को मारना शुरू हो जाती है, उससे लड़ना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द बेसिक इश्यूज जिनकी वजह से हमें बॉन्डिंग का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अगर आप ये जो सारे तरीके आपको मैंने बताए हैं ये करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो कि जी बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा, तो फिर एक और बड़ा आजमाया हुआ तरीका है, वो मोस्टली जब कोई तरीका काम ना करे तो वो तरीका ज़रूर काम कर जाता है। वो तरीका क्या है जी कि आपने फ़ीमेल को अलहदा केज में रख देना है और फीमेल का दाना निकाल लेना है। सुबह से शाम तक आप 6-7 घंटे फ़ीमेल को भूखा रखेंगे। जब फीमेल भूखी रहेगी, शाम को 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद आपने उस फीमेल को पकड़ना है और उसको मेल के खाने में छोड़ देना है। और जब आप उसको मेल के खाने में छोड़ रहे हैं तो उस वक्त आपने मेल का दाना भी निकाल लेना है। सो बेसिकली शी इज़ हंग्री, वो 6-7 घंटे से फीमेल भूखी है और जिस केज में आपने उसको अब छोड़ा है उस खाने में भी अब दाना मौजूद नहीं है। तो अब द ओनली सोर्स अवेलेबल फॉर दैट फीमेल इज़ कि मेल उसको माउथ फीड कराए। सो उस सूरत में क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको खाना चाहिए, तो माउथ फीडिंग इज़ द ओनली सोर्स जो अवेलेबल है। तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि माउथ फीडिंग होती है और उसके बाद वो उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जोड़ा जो आप मुख्तलिफ तरीके आजमा के भी नहीं लगा पा रहे वो आपका जोड़ा इस तरीके से लग जाता है। तो ये सारे जी तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपनी पेयरिंग कर सकते हैं। सेक्सिंग हमने पहले कर ली, उसके बाद हमने पेयरिंग कर ली। जब हमारी और पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो वी आर रेडी फॉर द ब्रीड। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ब्रीड मैनेजमेंट। हमने पेयरिंग कर ली, हमने सेक्सिंग करा ली, हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया और उसके बाद सीज़न का स्टार्ट हो गया। सीज़न स्टार्ट होने के बाद हमारे पास ब्रीड आई, ब्रीड आएगी, हम उस ब्रीड को बेचेंगे और उस ब्रीड को बेच के हम अर्निंग करेंगे। सो बेसिकली हमारी जो ब्रीड जितनी अच्छी होगी, जितनी हाई क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उतनी जितनी हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो हमने कोशिश ये करना है कि अपनी ब्रीड को हम मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन लें और मैक्सिमाइज़ करें अपनी प्रोडक्शन को। जितना इट इज़ अबाउट नंबर्स, जितने नंबर्स हम चिक्स के प्रोड्यूस करेंगे उतने आप पैसे कमाएंगे। तो ब्रीड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो एक बहुत कॉमन तरीका हमारी लव इंडस्ट्री में कॉमन है, जो चल रहा है, वो है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग क्या होती है जी कि लेट्स से एक पेयर है जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, 50,000 है, 30,000 है या 2 लाख रुपए है, एक्सपेंसिव पेयर आपको किसी भी प्राइस का ले लें। हम क्या करते हैं, हम उसके साथ कुछ पेयर्स सस्ते लगा देते हैं जिनको हम फॉस्टर पेयर्स कहते हैं। फॉस्टर पेयर्स आर नॉर्मल लव बर्ड्स, जो कॉमन लव बर्ड्स हों, किसी भी किस्म का लव बर्ड को हम एज फॉस्टरिंग पेयर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की प्राइस रेंज का कोई भी लव बर्ड का पेयर ले लें जिसको हम बतौर फॉस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस्टरिंग करने का फ़ायदा क्या होगा? फॉस्टरिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एक्सपेंसिव पेयर वो लेइंग करेगा, वो एग्स देगा, तो आपने क्या करना है कि आपने वो एक्सपेंसिव पेयर के अंडे उठा के सस्ते पेयर के नीचे रख देने हैं, ताकि एक पूरा साइकिल है, 1 माह में अंडे आते हैं, उसके बाद कोई 21 दिन ऊपर वो हैचिंग करती है फीमेल, उसके बाद चिक्स प्रोड्यूस होते हैं और वो 6 से 7 हफ्तों में फिर वो सेल्फ होते हैं। तो एक पूरा साइकिल है जिसमें तकरीबन कमोबेश 2.5 से 3 माह लग जाते हैं बच्चों को सेल्फ होने के लिए। तो आप क्या करते हैं, जब आप एक्सपेंसिव पेयर के अंडे उठा के सस्ते जोड़े जिसको हम फॉस्टर पेयर कहते हैं उसके नीचे अंडे रख देंगे तो आपका ब्रीडिंग साइकिल शॉर्ट हो जाएगा। 3 माह की बजाय आपका जो महंगा पेयर है वो 1 माह बाद फ्री हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दोबारा लेइंग साइड पे आए। और इस तरीके के साथ आप 3 माह में जहाँ पे आप 1 क्लच ले रहे हैं वहाँ पे आप 2 क्लच ले सकेंगे, अपनी प्रोडक्शन को आप मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने
4 क्लच से ज़्यादा एक पेयर से नहीं लेने। 4 क्लच से ज़्यादा अगर हम लेंगे तो दैट विल बी ओवर ब्रीडिंग, और ओवर ब्रीडिंग के बाद हमारी फीमेल जो है वो बीमार भी हो सकती है, उसमें एग बॉन्डिंग के इशू आ सकते हैं, उसकी हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट कर सकती है, कैल्शियम की उसमें सीरियस कमी आ सकती है। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लवबर्ड को तो अगर आप मौका दें तो वो 6 से 7 क्लच भी आपको एक सीज़न में निकाल के दे देता है, लेकिन 4 से ज़्यादा क्लच लेना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है फॉस्टरिंग में, वो ये है कि हम खामखा किसी भी बर्ड के अंडे उठा के किसी भी बर्ड के नीचे नहीं रख सकते। आपने डेट्स को नोट करना है। फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे अपने फार्म को चेक करें और डेली बेस पे आप उनकी ब्रीडिंग बॉक्सेस को चेक करें। जहाँ पे अंडा आए आपने वो डेट नोट करनी है कि फॉर एग्जांपल पेयर नंबर जो 10 है वहाँ पे अंडा आ गया 2 तारीख को, पेयर नंबर जो 4 है वहाँ पे अंडा आ गया 4 तारीख को। तो आपको पास डेट्स होनी चाहिए एग्जैक्टली कि इस दिन हैचिंग हुई, इस दिन लेइंग हुई, ताकि आप जो डेट्स को देख के उन डेट्स को सामने रखते हुए 3 से 4 दिन के फासले से आप अंडों को आपस में स्वैप कर सकते हैं। अगर एक पेयर नंबर 1 ने लेइंग की है फॉर एग्जांपल 1 तारीख को, तो हम 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा फासला अगर उसमें हो तो हम उसको स्वैप आपस में नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पेयर नंबर 2 जो हमारा फॉस्टरिंग पेयर है उसकी लेइंग कब आई है। तो लेट्स से अगर पहले जोड़े की लेइंग 1 तारीख को आई है, दूसरे जोड़े की लेइंग अगर 4 तारीख को आई है, तो वो 3-4 दिन का डिफरेंस है, वो एक्सेप्टेबल है। हम क्या करेंगे, हम महंगे जोड़े के अंडे उठा के उसके नीचे रख देंगे। अगर इन दोनों पेयर्स के बीच में जो गैप है लेइंग का डेट्स का वो 4-5 दिन से ज़्यादा है, तो फिर हम ये फॉस्टरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अंडे जाके ज़ाया होने का खदशा होगा। तो आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है कि हम एक मखसूस फासला जो 4 से 5 दिन है, इससे ज़्यादा फासले के साथ फॉस्टरिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए नॉर्मली ये प्रैक्टिस की जाती है कि अगर मेरे पास एक एक्सपेंसिव पेयर है तो मैं उसके लिए 2 या 3 फॉस्टरिंग पेयर्स लगा लूँ, ताकि किसी ना किसी पेयर की डेट आपके महंगे पेयर जोड़े की लेइंग डेट के साथ मैच हो जाए। फॉस्टरिंग की डेट्स मैच करने के लिए एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि हम पूरे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बर्ड रूम में या मेरी एवरी में 10 जोड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 के 10 जोड़ों को एक दिन बॉक्स लगाऊं, ताकि एक टाइम पे उनका ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट हो और एक टाइम पे आगे पीछे उनकी एग लेइंग आए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम 2 पेयर्स को आज बॉक्स लगा दें और बाकी 2 पेयर्स को हम हफ्ते बाद लगा दें और बाकी पेयर्स को हम उसके को 1 हफ्ते बाद लगा दें, तो वो फिर गैप्स बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सब के सब पेयर्स को एक टाइम पे एक वक्त में बॉक्स लगाएं, सो दैट लेइंग जो है लेइंग साइकिल उनका एक वक्त में स्टार्ट हो और चंद दिनों के फासले से अंडे आएँ, ताकि हम आसानी के साथ महंगे जोड़ों के अंडे उठा के सस्ते जोड़ों के नीचे रख सकें और फॉस्टरिंग कर सकें और अपनी महंगे पेयर्स की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। चलें जी, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छे मेहमान से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो लवबर्ड फार्मर हैं और उसके अलावा काफ़ी कुछ और भी कर रहे हैं। तो जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी एक मुलाकात कराऊंगा मैं हमारे मेहमान के साथ। आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे तारफ़ करवाऊंगा सना तारिक साहिबा। सना तारिक साहिबा एक बाय प्रोफेशनल एक लॉयर हैं। आप एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म को रन कर रही हैं, इसके अलावा एक ई-कॉमर्स स्टोर को भी रन कर रही हैं और हाउसवाइफ हैं। 2 बच्चों की वालदा भी हैं और इसके अलावा लवबर्ड ब्रीडर भी हैं। और हमारे सेकंड गेस्ट जो हैं मोहम्मद उमर साहब। मोहम्मद उमर साहब बेसिकली एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल फर्म के साथ सर्विसेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आफ्टर सेल्स का काम देखते हैं। और सना तारिक साहिबा और मोहम्मद उमर साहब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं और इकट्ठे मिलके लवबर्ड फार्मिंग भी कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट सना तारिक साहिबा ने की थी और बाद में उमर भाई ने इनको ज्वाइन किया। चलें जी, ये पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सना तारिक साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी
कि आपके पास आ सकें और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। सना, ये बताइए कि आप लबर्ड फार्मिंग भी कर रही हैं, आप वकालत भी आपका शोबा है, आप ई कॉमर्स भी कर रही हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हैं, आप फैमिली भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, तो आप ये सब कुछ कैसे कर रही हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ख़ुद भी सम टाइम नहीं पता चलता कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। और इसके साथ साथ प्लानिंग बहुत मैटर करती है कि हम अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि या तो हम अपना टाइम मैनेज करते हैं या रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। तो मेरे जो मामलात हैं, डे टू डे प्लानिंग है, उसमें प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं चीज़ों को, कामों को, टास्क जो हैं हमारे उनको, और म्यूचुअली हम दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जी टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग से आप 5-6 डिफरेंट फील्ड्स को मैनेज कर सकती हैं, और बीइंग अ वुमन इवन अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती हैं। दिस इज़ कमेंडेबल। ये बताइए कि लबर्ड फार्मिंग में कैसे आई आप? आपको कैसे लबर्ड फार्मिंग का पता चला और आप किस तरीके से इस फील्ड में एंटर हुई? मुझे बेसिकली 6-7 साल मैंने जॉब की है प्राइवेट सेक्टर में। तो अब बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था हमेशा से, लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि जॉब कर रही थी, टाइम नहीं था। तो शादी के बाद सारा दिन घर में थी और जॉब भी नहीं कर रही थी, कुछ था नहीं करने को, तो बस फ्री थी। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें मुझे घर से ना निकलना पड़े, घर रहते हुए अपने बेबी को भी लुक आफ्टर करूं और कुछ ऐसा करूं जो प्रोडक्टिव हो और अपना टाइम अच्छी जगह पर स्पेंड करूं। तो मैं डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ देखना मैंने शुरू कर दी कि क्या चीज़ करूं, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि जो मनी है दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको लर्निंग से आप स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैंने लर्निंग स्टार्ट की, मैंने लाइफ स्टॉक का काम देखा, उसमें मैंने कैट्स बिज़नेस मॉडल को स्टडी किया, मैंने बनीज़ को, रैबिट्स को स्टडी किया, लेकिन वो मॉडल्स मुझे समझ नहीं आए। और उन मॉडल्स में सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि वो बहुत ज़्यादा उनमें हैसल थी, उनका क्लीनिंग का टाइम टेकिंग, हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। और मेरी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, और एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जो फार्मिंग्स आप फरमा रही हैं उनके लिए आपको एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्पेस इश्यूज भी हैं, और ऑब्वियसली थोड़े से कैपिटल इंटेंसिव भी हैं एज कम्पेयर टू लबर्ड फार्मिंग। बिल्कुल जी। तो मैं फिर इसी तरह यूट्यूब से सर्च करते करते कुछ आपकी फिजिबिलिटी की वीडियोस थी, आई केम अक्रॉस दोज वीडियोस, मैंने उनको सर्च किया। मैंने फिर बर्ड्स को, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये वाले इस टाइप के बर्ड्स हैं, इनको ये कहते हैं, क्या कहते हैं। तो मैंने उनको सर्च किया, उनकी कीपिंग को सर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने ड्राइंग रूम में ही एक 4 पोर्शन का टॉवर रख के मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ। तो जब स्टार्ट मुझे ईजी लगा, देन आई जस्ट वेंट फॉर इट। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, 4 बंदे इस इंडस्ट्री में आपको जानते हैं। तो अब अगर आप देखें कि आपने पीछे 1-2 साल जो लबर्ड फार्मिंग में स्पेंड किए, जो आपका एक्सपीरियंस था, उसको अगर आप जब देखती हैं तो वो कैसा रहा, और व्हाट कीप्स यू गोइंग नाउ? मेरा बर्ड्स के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो डेफिनेटली एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मेरे फेलो ब्रीडर्स, जो मेरी फेलो सिस्टर्स हैं, उनके साथ मेरा इतना अच्छा एक रिलेशन डेवलप हो गया। लाइक आई फेल्ट लाइक होम, कि ये मेरी स्पेस थी, यहाँ मुझे आना था, यहाँ से मैंने अब ग्रो करना था। तो वो मुझे एक ऐसा एक कम्युनिटी, मुझे एक ऐसी कम्युनिटी मिली कि जहाँ पर मैं रिकग्नाइज्ड हूँ, जहाँ पर लोग मेरी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ पर मैं कुछ अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ये आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि एक फार्मिंग जो आपको एक अच्छा रोज़गार देती है और अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, इसके साथ साथ इंटरनेशनली एंड लोकली आपकी दोस्तियां बहुत बनती हैं। बेसिकली जो डिफरेंट हॉबीस्ट हैं, जो मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में, शहरों में काम करें, आपके उनके साथ राब्ते होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मुलाकातें होती हैं, तो आप मतलब आप सडनली रियलाइज़ करते हैं कि आपके दोस्त हज़ारों में चले गए, और जिस शहर में भी आप विज़िट करें कोई ना कोई आपका जानने वाला दोस्त यार वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और डिफरेंट
एंड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आपका मुख्तलिफ फैंसियर्स के साथ रब्ता रहता है, तो आपकी दोस्ती यारी में, आपकी ताल्लुकात में और आपकी ओवरऑल जो एक कम्युनिटी है वो एक डेवलप होती है और उस कम्युनिटी का आप हिस्सा बनते हैं और इस चीज़ को आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब पैसे तो एक अलग चीज़ है, मतलब आपकी इनकम, आपकी अर्निंग एक अलग चैप्टर है, बट यू नो दिस सोशल पार्ट ऑफ द हॉबी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंजॉयबल। सना के बारे में मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सना जब लबर्ट फार्मिंग स्टार्ट कर रही थी तो इन्होंने एक किराए के घर में एक छोटा सा सेटअप बना के इसको स्टार्ट किया और बड़े ही महदूद टाइम में इन्होंने लबर्ट फार्मिंग करके अपना ज़ाती घर लाहौर में ख़रीदा जो प्योरली बेस्ड ऑन लबर्ट फार्मिंग इनकम। सो दैट इज़ हाउ यूजफुल लबर्ट फार्मिंग कैन बी। सना, थोड़ा सा ये जो आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने लबर्ट फार्मिंग करके अपने किराए के घर से अपने ज़ाती मकान में शिफ्ट हुई और मकान को बनाया, इस तजर्बे के बारे में लोगों को बताएं कि ये कितना आसान था आपके लिए, कितना मुश्किल था। इसमें देखें बहुत सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हैं कि इसमें हम लोगों ने प्रॉपर उसको प्लान आउट किया कि हमारे पास एटलीस्ट इतने पेयर्स होने चाहिए। ये हमारी सेल को हमने बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग को हमने फोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं एक दिन को ऐड लगाती थी तो अगले दिन मेरे सारे बर्ड्स वो सेल आउट हो जाते थे। तो वो बहुत एक अच्छी अचीवमेंट थी, वो जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट थी उसने मुझे इतना इनकरेज किया कि मैं मज़ीद ग्रो करूं, मैं मज़ीद एक्सपेंड करूं। तो वो हमारा जो रेंटेड प्लेस पे जो हमारा रूम था वो बहुत छोटा पड़ गया था, तो उसके लिए ये हमें घर तो अपनी तो ज़रूरत थी लेकिन हमें अपने फार्म को भी एक्सपेंड करने के लिए हमें जगह की ज़रूरत थी। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमने फिर ये इस तरह से इसको किया कि हमें अपने घर में मूव करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने लबर्ट फार्मिंग ने आपको वो लिबर्टी दी, वो फाइनेंशियल लिबर्टी दी, आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिससे आपने एक नया घर, देखिए नया घर बनाना तो हर किसी का ख्वाब है। तो यू नो द कमेंडेबल बात यह है कि लबर्ट फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा बिजनेस है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़े महदूद टाइम में आपको एक एम्पावरमेंट महसूस होती है, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर पाते हैं जिससे आप अपने मामलात ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं मोहम्मद उमर साहब की तरफ, हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं, को जो सना तारिक साहब के हस्बैंड हैं, कुछ सवाल जवाब उनसे भी कर लें। उमर भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यासिर भाई फॉर इनवाइटिंग अस इन दिस शो एंड we are very grateful to you for giving us time to represent us in the form of bird farming, and we are very taking उमर भाई, ये बताएं कि बेगम साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किधर, बर्ड फार्मिंग किधर, आपकी बेगम ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक बर्ड फार्मिंग का सिलसिला शुरू किया, आपने भी अब उनको ज्वाइन कर लिया है, तो आपका तजर्बा ये कैसा रहा? जी, मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था बर्ड फार्मिंग का। स्टार्ट में तो मैं सोचता था कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये कॉन्फिडेंट भी थी कि हम इसके बेस पे कुछ करेंगे और इनको करने का शौक़ भी था, और इस शौक़ की बेस पे ही हम ये बर्ड फार्मिंग करते हुए इस स्टेप तक आए कि हमने अपने एक रेंटेड हाउस से शिफ्ट हुए अपने घर में। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमने इसकी बेस पे एक सेकंड इनकम स्ट्रीम जनरेट की है जो कि मुझे भी बड़ी हेल्प आउट कर रही है और हमारे फ्यूचर प्लान्स में हमें बड़ी हेल्प आउट कर रही है। देखें, ख़वातीन और बेगमात तो हस्बैंड से पैसे मांगती हैं, तो आपकी बेगम तो यानी कि कमाल है जी, जो बल्कि आपको ऐसे कमा के दे रही हैं आपको। तो दिस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि जहाँ पे मियाँ बीवी टीम अप हो के एज फ्रेंड्स मिल के काम करें और खामद भी एक इकॉनमी को अपने घर की मैनेज करने की कोशिश करे और उसकी बेगम भी उसका हाथ बटाए और दोनों मिलजुल के काम करें। तो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि आज के दौर में मतलब कि घर बनाना एक इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। तो यंग कपल, दे वर्कड हार्ड, दे हेल्प टुगेदर, दे टीम्ड अप एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर गोल्स एंड दे आर अचीविंग वट एवर देयर ड्रीम्स आर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उमर भाई,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस आपको है, अब आपको लबर्ट फार्मिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया, क्या कंपैरिजन है दोनों में, कौन सा बेहतर है? डेफिनेटली अगर आप अपना घर पे रह के एक सेटअप जनरेट कर लेते हैं और इससे आप इनकम भी जनरेट करते हैं तो बिल्कुल ये आपका एक अपना बिज़नेस है और इससे आप अपना समझे कि पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हैं। इसमें आपको टेंशन नहीं है, किसी को आंसरेबल आप नहीं होते और इसमें समझे कि आपका एक बिल्कुल अपना बिज़नेस है। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और हम समझे कि इसको अपना एक रिटायरमेंट प्लान भी समझते हैं कि हम अगर मैं सर्टन टाइम के बाद अगर जॉब छोड़ भी देता हूँ तो अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल आसानी से लबर्ट फार्मिंग में और इससे रिलेटेड जो फील्ड है उसको ज्वाइन कर लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वंस अ ब्रीडर ऑलवेज अ ब्रीडर। आज आप लबर्ट ब्रीड कर रहे हैं और अगर आप लबर्ट्स को कामयाबी से ब्रीड करा सकते हैं तो आप डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ बर्ड्स को भी ब्रीड करा सकते हैं, कल को आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इजी कि आप को टाइम की कैद नहीं है, आपको किसी को आप आंसरेबल नहीं है किसी को, और आप अपने घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में अगर एक हैंडसम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं तो देन यू नो नथिंग लाइक इट। बट मैं ये नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बेस्ट पार्ट अबाउट लबर्ट फार्मिंग इज़ इट गिव्स यू फ्रीडम। बड़ा लिमिटेड टाइम चाहिए होता है, आप सुबह दिन में 1 घंटा दें, शाम में आप घर जाके रात में जब फ्री हों आधा घंटा शाम में आप दें और पूरा दिन आप कंटिन्यू करें। आप अपनी जॉब कर सकते हैं, आप अपना कोई और बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और किसी भी किस्म के वेंचर में इन्वॉल्व हैं, तो दिस गिव्स यू फ्रीडम कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकें, बिकॉज इसकी तवज्जो जो चाहिए वो बड़ी कम है। 1-1.5 घंटा रोज़ का दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इसको करते हुए हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। आजकल हमारी जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, जैसे माशी हालात हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हम डेवलप करें, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारा आज के दौर में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर एनीवन कि घर बैठ के अपना काम करे, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे। सना, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अल्लाह ताला पे तवक्कल के बग़ैर हम कोई काम नहीं कर सकते। और लवबर्ड फार्मिंग में मैंने एक बात सीखी है कि तवक्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवक्कल के बाद आप अपना जो प्लान है उसको भी देखें, उसको स्ट्रेटेजिकली आप लेके चलें। तो मेरा स्टार्टिंग से एक माइंडसेट रहा है कि मेरा जो बिज़नेस है उसको ब्रेक इवन करना चाहिए हर साल, ताकि मुझे एक अकम्पलिशमेंट फ़ील हो और मैं उसमें मज़ीद कॉन्फिडेंस से काम कर सकूं। तो उसके लिए मैंने एक फ़ॉर्मूला ये डेवलप किया अपने एक्सेल शीट के ऊपर कि मेरे पास इतने एटलीस्ट कमर्शियल पेयर्स होने चाहिए जो मेरी पूरे साल की जो एक्सपेंस है उसके चिक्स के इक्वलेंट हो और उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। तो इस फार्मूला को मैंने अप्लाई करते हुए क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से अपने बर्ड रूम को डिज़ाइन किया कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट हों और जो प्रॉफिट है वो तो बाद में डेफिनेटली वो तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले एक्सपेंसेस मीट होने चाहिए। आप हमें देखें, इस सवाल को मैं रीफ्रेज करता हूँ। आप हमें ये बताएं कि जी एक नया फार्मर इस फील्ड में आता है और उसको ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करना है, तो उसको सक्सेसफुल ब्रीडर बनने में कितना टाइम लग सकता है और किस तरीके के साथ वो एक सक्सेसफुल ब्रीडर बन सकता है? देखिए, एक बात है कि सक्सेस इज़ नेवर एक्सीडेंटल, ठीक है। यू हैव टू वर्क फॉर सक्सेस। तो या तो आप कुछ सीखने के लिए या आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप तजर्बे करें, तजर्बों से सीखें। अगर आपका टाइम बहुत कीमती है, जैसे कि होना भी चाहिए, तो जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं, जो लोग अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं, आप उनकी गलतियों से और उनके तजर्बों से सीखें और आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जैसे कि आपको भी सर पता है कि हर जो ब्रीडिंग सीज़न से पहले की जो तैयारियां हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको आप प्रॉपरली अगर आप लेकर चलें तो मेरे ख्याल से बाय द थर्ड सीज़न यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। जी, आप ठीक फरमा रही हैं कि किसी भी बिज़नेस में आप आते हैं तो आपको कुछ टाइम दरकार होता है। बीइंग अ फीमेल,
ये बताइए कि मेल फैंस, ऑब्वियसली आपने बर्ड्स बेचे हैं और बर्ड आप बेचती हैं, तो बीइंग फीमेल मेल फैंसियर्स के साथ डीलिंग का तजर्बा आपका कैसा रहा, एंड हाउ इजी इट वाज फॉर यू बीइंग अ फीमेल कि आप उनको बर्ड्स को बेचना, उनकी ट्रांजैक्शन लेन देन, ये कैसा रहा आपके लिए? सरप्राइजिंगली मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेल मेंबर्स के साथ, जो मेल फैंसियर्स हैं उनके साथ भी बहुत सपोर्ट रही मेरे साथ सीनियर्स की, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे साथ मेरे हस्बैंड की रही हमेशा से, कि जो लोग हमारे घर पे बर्ड्स वगैरह लेने के लिए आते थे वो मेरे हस्बैंड ने उनको डील किया हमेशा। तो आई वॉज बिहाइंड द मोबाइल डीलिंग और I was doing all the marketing stuff and he was on the front line facing all the customers. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे अपने नाजरीन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे तो चलें उमर साहब सना तारिक साहिबा के साथ मिलके इस काम को कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें भी होंगी जिनके साथ फ्रंट पे मिलने के लिए कोई बंदा अवेलेबल ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखें, ये ऑनलाइन बिजनेस है, आप बाइज़्ज़त तरीके से घर में बैठें, आप ब्रीड कराएं, आपके पास ब्रीड आएगी, आपने अपनी ब्रीड को डिस्प्ले करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आपने बर्ड्स को डिस्प्ले करना है। फेसबुक के ऊपर डिफरेंट बर्ड पेजेस हैं, बर्ड ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप अपने प्रोडक्शन को, अपने बर्ड्स को आप डिस्प्ले करेंगी सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको बायर्स मिलेंगे और सोशल मीडिया पे डिस्प्ले होने की वजह से आपकी एक्सेस इज अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे के पूरे पाकिस्तान में आपकी एक्सेस है, और ऑनलाइन आपको लोग कांटेक्ट करेंगे। पेमेंट इस काम में सारी की सारी एडवांस है। आपकी अगर किसी के साथ डीलिंग होती है तो वो सारी की सारी डीलिंग मैसेजिंग के ऊपर है। आप मैसेजिंग पे आप डीलिंग करेंगे, आपको पेमेंट एडवांस में आएगी। जिस शहर से आपको ऑर्डर आया होगा, आप एक बर्ड्स को छोटे केज में डाल के उस शहर के लिए कार्गो करवा देंगे। सो मतलब इट इज़ वेरी इजी फॉर वेमेन कि किसी भी किस्म की सोशल इंट्रैक्शन अगर वो नहीं करना चाह रही, तो बगैर सोशल इंट्रैक्शन के भी आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ऐसन तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, किसी शहर में बैठे हुए हैं, आप कराची में हैं, आप लाहौर में, आप पेशावर में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ योर मार्केट। आप किसी गांव में बैठ के भी तस्वीर खींच के फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, और वही तस्वीर आप लाहौर शहर में बैठ के भी अपलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको बायर मिलना है, पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है, ये जैज़ कैश, ईजी पैसा के थ्रू आपको एडवांस पेमेंट आ जाएगी, और उसके बाद जिस शहर के लिए आपने बर्ड कार्गो करवाना है वो आप थ्रू बिल्टी, थ्रू कार्गो आप बर्ड भिजवा देंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली मार्केट में जाएं या फिज़िकली क्लाइंट्स के साथ डील करें। इस बिज़नेस की सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। एक थोड़ी सी अपने नाजरीन को सना तारिक साहिबा के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते चले। इन्होंने ब्रीडिंग कराई, सक्सेसफुल ब्रीडर बनी, उस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतनी इंकरेजमेंट मिली, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एक अच्छा रोज़गार कमाया, अपना घर बनाया, तो इस सारे से इनको कॉन्फिडेंस मिला, और इन्होंने अब एक अपना नेचुरल फीस्ट के नाम से एक प्रोडक्ट डेवलप किया और मार्केट में लॉन्च किया। अब ये फूड, बर्ड्स के फूड सप्लीमेंट्स बनाती हैं, और फूड सप्लीमेंट्स बना के पूरे पाकिस्तान में इनके बर्ड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स जाते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक इसी बर्ड फार्मिंग से एक सेकेंडरी इन्होंने लाइन डेवलप की है, और एक अलहदा सोर्स जहाँ से वो मज़ीद रोज़गार कमा रही हैं। सो जो एग्रीकल्चर या लबर्ड फार्मिंग है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें लिमिट नहीं है, मतलब जितनी ज़्यादा आप एफर्ट करें, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें, तो आप आगे जा सकती हैं। सना, हमें थोड़ा सा बताइए नेचुरल फीस्ट के बारे में, ये आइडिया कैसे आया, एंड हाउ सक्सेसफुल यू थिंक यू आर इन दिस, एंड हाउ यूजफुल इट वाज। ये आइडिया इस तरह आया कि मैं सॉफ्ट फूड प्रिपेयर करती थी ऑन डेली बेसिस, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पिंच ऑफ दिस, पिंच ऑफ दैट, पिंच ऑफ दैट, तो वो उन सब चीज़ों, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बताता चलूँ कि सॉफ्ट फूड एक ख़ास किस्म की खुराक है, जो एक तो बर्ड्स हैं वो दाना खाते हैं, और दाने के अलावा एक ख़ास किस्म की खुराक है जो उनको तैयार करके दी जाती है। इसकी तफसील इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम तफसील से देंगे। तो सॉफ्ट फूड फ़िलहाल आप ये समझ लें एक ख़ास किस्म की खुराक है जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें सना। तो वो सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे प्रिपेयर करती थी, तो
टाइम टेकिंग काम है बड़ा, आपको सुबह उठ के सारे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा फील हुआ कि इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि अगर मैं तमाम ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कैलिब्रेट करके और इसको एक प्रॉपर फार्मूला सेट कर दूं तो इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो मैंने लॉन्चिंग से पहले अपने जो सर्कल में फैंसियर्स थे उनको सैंपल्स सेंड किए, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, 2-3 रेशोज़ हम लोगों ने निकाली न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और हमने उन सब फार्मूलाज को डिफरेंट टॉवर्स के ऊपर टेस्ट किया, जिसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे थे, उसको फिर हमने कमर्शियली लॉन्च कर दिया। ये एक एग्ज़ाम्पल है हम सब के देखने वालों के लिए कि अगर ख़वातीन भी कोशिश करें और अपने हस्बैंड्स का हाथ बटाना चाहें तो घर बैठे हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सना एंड उमर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। नाजरीन, उम्मीद है आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह ताला इससे अगली एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।